अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स 10th का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था साउंड के बारे में, और जो पहला हमारे पास था इसका लेक्चर, उसमें हम डिस्कस किया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि साउंड मैकेनिकल वेव की कौन सी टाइप है, और ये मैकेनिकल की हमारे पास टाइप थी लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कौन कौन से हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पेज नंबर 22 पे आ जाएंगे। लाउडनेस पहली हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन इसको नोट कर लेंगे। Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sounds can be distinguished। अब इसके तीन फैक्टर्स हैं जो कि लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं, वो हम तीनों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो पहले जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है जी लाउडनेस। लाउडनेस आवाज़ की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी खुशियत है जिससे हम पहचान सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं एक ऊंची आवाज़ में और एक हल्की आवाज़ में। कौन सी आवाज़ हमारे पास ऊंची है, कौन सी आवाज़ हमें बिल्कुल बहुत ही कम सुनाई दे रही है, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ करें सरगोशी होगी, विस्परिंग होगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी आवाज़ ऊंची हमें सुनाई दे रही है और कौन सी आवाज़ बहुत धीमी है, जो कि हम बामुश्किल हमें समझ आ रही है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। तीन फैक्टर्स हैं इसके। पहला जो इसका फैक्टर है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड हम डिस्कस करके आए हैं फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हम डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करती थी, हम उसका कह देते हैं एम्पलीट्यूड। तो अगर हम फ़र्ज़ करें हम वेव बनाते हैं, एक हमारे पास ऊपर हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और बॉडी का नीचे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, एक वाइब्रेटरी मोशन का हमने जनरल बना रहे हैं ग्राफ। ये हमारे पास एक उसका ग्राफ बन रहा है, उसकी वाइब्रेटरी मोशन। अब ये जो मीन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम उसका कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उसका लाउडनेस पे फ़र्क क्या होगा, हम ये डिस्कस करेंगे। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कैसे ज़्यादा हो सकता है? फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ढोल है, ढोल को हमने आराम से स्ट्राइक किया तो आवाज़ क्या होगी? हल्की आएगी। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही स्मॉल था। अब हमने उसी ढोल को अच्छा, लाउडनेस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास जो सोर्स है वो सेम होना चाहिए। अब उसी ढोल को हमने ज़ोर से स्ट्राइक किया तो फिर क्या होगा? हमें आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। अब क्या हुआ कि जब हमने ज़ोर से स्ट्राइक किया ढोल को, या गिटार हो गया, कुछ भी हो गया, ढोल हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब हमने ज़ोर से उसको प्लग, अगर फ़र्ज़ करें गिटार है उसकी वायर्स को हमने प्लग किया, या ढोल है उसको हमने ज़ोर से स्ट्राइक किया उसके एक एंड को, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लाउडनेस है उसका रिलेशन एम्पलीट्यूड से क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। फ़र्ज़ करें अगर मैं एक और ग्राफ ड्रा करता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड ये देख सकते हैं आप बहुत कम है। अब ये वाला हमारे पास केस हो गया उसी ड्रम का, जब हमने उसको बहुत आराम से स्ट्राइक किया तो हमारे पास जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई उसका एम्पलीट्यूड कम था, इस वजह से हमारे पास जो लाउडनेस थी वो क्या थी? कम थी। और जब हम उसको फोर्सफुल स्ट्राइक करेंगे तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरा जो हमारे पास है लाउडनेस का फैक्टर, जिस पर लाउडनेस डिपेंड करती है, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जितना कोई भी बॉडी हमारे पास, फ़र्ज़ करें मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एक ढोलकी है और एक ढोल है। अब हमने क्या किया कि फोर्सेस एक जैसे लगाई दोनों पे, ढोलकी और ढोल। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि हम
जो लाउडनेस है वो किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ढोल की होगी। क्यों? क्योंकि वो जो ढोल है वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से हुआ क्या कि नंबर, जो उसकी मेन रीज़न है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जब हमारे पास ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास जो लाउडनेस होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ तो आपको हल्की सी आवाज़ आएगी, हल्की सी आवाज़ आ रही है। और ये हमारे पास ये जो बोर्ड है, इसको मैं स्ट्राइक करूँ तो आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास मार्कर है इसका सर्फेस एरिया कम है, और ये जो बोर्ड है इसका माशाल्लाह से सर्फेस एरिया ठीक ठाक है। तो जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे, जितनी ज़्यादा हम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करवाएंगे, जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा किसी भी बॉडी का, उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। अच्छा जी, जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड और एरिया हैं, उनका लाउडनेस से रिलेशन क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब तीसरा हमारे पास जो फैक्टर होता है लाउडनेस का, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास खड़े हैं, मैं आपके कान में बोलूँगा, या आप पास नहीं खड़े, आप क्लासरूम में हैं, आपको मेरी आवाज़, मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, कोई भी फिज़िक्स पे लेक्चर दे रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। अब हमारा डिस्टेंस क्या है, नॉर्मल है, कम है। अब आप फ़र्ज़ करते हैं कि आप चले गए रूम से बाहर, चले गए हैं, रूम से बाहर जूँ आप जा रहे हैं, जूँ आप बाहर जा रहे हैं, आपको मेरी आवाज़ आहिस्ता 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 सुनाई दे रही है, और आखिर में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो जब डिस्टेंस कम था तब लाउडनेस क्या थी, ज़्यादा। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो लाउडनेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जो डिस्टेंस और लाउडनेस का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, कि अगर लाउडनेस हमें ज़्यादा चाहिए तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। जो हम अपने सोर्स से दूर जाते जाएंगे, हमारी जो लाउडनेस है वो कम होती होती आखिर में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एक और जो फैक्टर होता है लाउडनेस जिस पर डिपेंड करती है, वो मीडियम होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो लाउडनेस वेरी करेगी इन द मीडियम। हमारे पास वाटर में जो साउंड की स्पीड है वो और होती है, जो एयर उसमें साउंड की स्पीड और होती है। तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इतना। बस आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, चीज़ पता होनी चाहिए कि वो मटेरियल जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, वहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड ज़्यादा होगी। तो वाटर में ज़्यादा हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड होगी, जबकि एयर में कम होगी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स दूसरे से दूर दूर होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है ऑन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द लिसनर, के आदमी के जो कान हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि दो लोग हैं, तो उनकी जो ईयर की कंडीशन है, एक ने हैंड फ्री लगा के अपने कान को बिल्कुल ख़राब कर दिया हुआ है, और एक जो उसने बिल्कुल एहतियात की है बचपन से लेकर, अभी उनकी उम्र फ़र्ज़ करें कि हो चुके 30 साल। तो अभी जो लाउडनेस है वो डिपेंड इस बात पे भी करेगी कि जो फिज़िकल कंडीशन ऑफ द लिसनर है वो किसकी अच्छी है। तो जिसकी फ़िज़िकल कंडीशन कान की अच्छी होगी उसको लाउडनेस सही तरह सुनाई देगी, और जिसकी फ़िज़िकल कंडीशन बुरी होगी, जिसने अपने कानों का बेड़ा गर्क कर दी है हैंड फ्री वगैरह लगा के। वैसे एक इन्फॉर्मेशन है कि हैंड फ्री अगर आप फ़र्ज़ करें 1 घंटा लगाते हैं अपने कान में, तो तकरीबन 1000 बैक्टीरिया के पता नहीं कितनी इतनी कोई वैल्यू है आपके कान में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि आपकी इनिंग को अफेक्ट करते हैं वक्त के साथ साथ। तो जिसकी वजह से आपको जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ बहुत जल्दी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो लाउडनेस का आखिरी फैक्टर है वो हमारे पास होता है फिज़िकल कंडीशन ऑफ द लिसनर, जो कि कोई इतने ख़ास नहीं है, क्योंकि ये आपके पास पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। तो ये था जी हमारे पास लाउडनेस। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो है पिच। पेज नंबर आ जाएंगे आप लोग 23 पे। पिच की डेफिनेशन है, ब्लू कलर में लिखी हुई है हमारे पास, ब्लू ब्लॉक है उसमें डेफिनेशन लिखी है पिच की। पिच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। तो क्या मतलब हुआ जी, लाउडनेस से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस पॉइंट करते हैं या डिस्टिंग्विश करते हैं, फ़र्क करते हैं बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, याद रखना आपने। और जो पिच है इससे हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। श्रिल एंड ग्रेव साउंड का क्या मतलब है? श्रिल का मतलब ये होता है चुभने वाली, जो कि आपके कानों में आके लगे, दिमाग में जाके लगे। श्रिल चुभने वाली, जैसे कि औरतों की आवाज़ होती है, बच्चे जब रोते हैं उनकी आवाज़ होती है। ग्रेव साउंड होती है जी भारी आवाज़। श्रिल मतलब पतली आवाज़, यहाँ पे अगर हम इसका मतलब देखें तो मतलब पतली आवाज़ चुभने वाली, और ग्रेव मतलब कि भारी आवाज़ जैसे कि मर्दों की होती है। तो अगर एक ही, अब यहाँ पे हमारे पास लाउडनेस को हम डिस्कस नहीं करें, हम ये सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लाउडनेस है वो सेम है, लाउडनेस सेम हो। मतलब क्या हुआ कि एक ही
तरह की लाउडनेस से एक मर्द भी बोले और एक औरत भी बोले तो हम पहचान सकते हैं कि औरत की आवाज़ कौन सी है, मर्द की आवाज़ कौन सी है। वैसे बाज़ की आवाज़ चेंज भी होती है, बाज़ औरतों की भी आवाज़ चेंज होती है, बाज़ मर्दों की भी, लेकिन यूजली ये हमारे पास रूल है दुनिया का कि जो मर्द हैं उनकी आवाज़ ग्रेव होती है, मोटी होती है, हैवी होती है, और जो औरतें होती हैं उनकी आवाज़ जो वो श्रिल होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम डिफरेंस कर सकते हैं, हम जो ही आवाज़ सुनते हैं हमें पता चल जाता है कि औरत की आवाज़ कौन सी है, मर्द की आवाज़ कौन सी है, चुभने वाली आवाज़ कौन सी है और मोटी आवाज़ कौन सी है। उसको हम, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं पिच। ये जो पिच है ये डिपेंड करती है, इसका भी एक ही फैक्टर है, वो पिच हमारे पास डिपेंड करती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर याद करें, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितनी वेव्स पास कर सकते हैं किसी भी सरफेस एरिया से, किसी भी मीडियम से, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। तो जो औरतें होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव्स की वो ज़्यादा होती है, उनकी जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो एक सेकंड में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है वो श्रिल है। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है मर्दों की आवाज़ की वो कम होती है, जिसकी वजह से उनकी जो पिच है वो लो होती है और उनकी जो आवाज़ है वो ग्रेव होती है। तो पिच अगर हाई है, अगर हायर पिच है तो मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से हमारा जो साउंड है वो क्या होगा, श्रिल होगा। और अगर पिच लो है, फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब कि हमारा साउंड क्या होगा, ग्रेव होगा। एक ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा। तो ग्राफ बनाते हैं जी। फर्ज करें कि हमारे पास एक आवाज़ जो है उसमें हमारे पास इस तरह की उसके कोई पैटर्न आ रहा है, और एक और जो आवाज़ है उसमें हमारे पास पैटर्न है कुछ इस तरह। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी एक वेव प्रोड्यूस होगी, कंप्लीट होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरी वेव प्रोड्यूस होगी, और यहाँ से यहाँ तक तीसरी, तो जिसके हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक वेव लेंथ कंप्लीट हुई, तो हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। अब इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी 3 है, इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 1 है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ, पिच भी क्या होगी, ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी कम है मतलब कि पिच भी हमारे पास, यहाँ पे पिच फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या होगी, कम। तो मतलब क्या हुआ, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कौन सी साउंड प्रोड्यूस करवाएगा, श्रिल, जैसा कि किसकी आवाज़ होती है, वुमेन की या बच्चों की। और ये हमारे पास जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है जिसकी वजह से पिच कम है, तो ये कौन सी प्रोड्यूस करवाएगी, ग्रेव साउंड, जो कि हमारे पास मर्दों की होती है, हमारी आवाज़। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है वो है जी क्वालिटी ऑफ द साउंड। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। अच्छा जी, तो लाउडनेस तो हमें पता चला कि डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, एरिया पे और डिस्टेंस पे। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। क्वालिटी में 2 कंडीशन हमारे पास, लाउडनेस भी सेम होगी, पिच भी सेम होगी, तो फिर हमारे पास चेंज किस चीज़ में आया। एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। फ़र्ज़ करें आप एक रूम में बैठे हुए हैं और इस रूम के बाहर एक आदमी बजा रहा है तबला और एक बजा रहा है जी बांसुरी। तो आपको समझ आ जाएगी कि तबले की आवाज़ कौन सी है और बांसुरी की आवाज़ कौन सी है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ में फ़र्क कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया, उसको हम कहते हैं क्वालिटी। तो ये जो क्वालिटी है ये किस बात पे डिपेंड कर रही है, ऑन द वेव फॉर्म। कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करवा रहा है, उसके जो वो अपना ग्राफ बना रही है, वो जो उसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म। तो क्वालिटी हम पहचान सकते हैं वेव फॉर्म से। जो हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क, उसका हमारे पास पैटर्न सिंपल आता है जी इस तरह। फ़र्ज़ करें कि एक पियानो है, रेंडमली बज रहा है, उसका कुछ इस तरह सा आ जाएगा, सिर्फ ऊंचा बज रहा है फिर नीचे बज रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास फ़र्ज़ करें एक फ्लूट बज रहा है बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में, उस तरह उसका आ जाएगा वेव फॉर्म। तो ये जो क्वालिटी है इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये जो वेव फॉर्म्स हमारे पास बनते हैं उससे हम डिफ़र कर सकते हैं। हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, बेशक हमारे पास एक ही लाउडनेस पे बजाए जा रहे हों, एक ही पिच पे बजाए जा रहे हों, लेकिन हम पहचान सकते हैं कि तबला कौन सा है, बांसुरी कौन सी है, पियानो कौन सा है, कुछ भी हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बज रहा है, तो वो किसी की वजह से जो पैटर्न बनाती हैं वो जो साउंड उस किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली वो जो वेव फॉर्म बनाती है, हम उसके मुताबिक पहचान लेंगे कि हमारे पास बांसुरी की आवाज़ कौन सी है और तबले वगैरह की आवाज़ कौन सी है। तो इस वजह से जो हम इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ में फ़र्क कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ द साउंड। एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक रह गई है जो कि रिलेट करती है विद द लाउडनेस, उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। तो हम उसको डिस्कस करते हैं जी। पेज नंबर 24 पे आ जाएंगे। इंडस्ट्री की डेफिनेशन है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया
held perpendicular to the direction of propagation of wave is called intensity of sound. फिर एक लाइन छोड़ के the unit of intensity of sound is watt per square meter. अंडरलाइन इसको मैं समझाता हूँ क्या है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है जी? शिद्दत। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। इंटेंसिटी, साउंड एनर्जी। फर्ज करें कि हमारे पास एक बेल है, ठीक है, समझ लें इसको, ये बेल ही है, ठीक है जी, बेल है। इस बेल से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ये बेल बहुत नीचे लगी हुई है और यहाँ से हमारे पास साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, इस तरफ जा रही हैं। साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, और एक सेकंड, एक यूनिट टाइम है हमारे पास ये आवाज़ हम तक पहुँच रही है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे कान हैं और हमारे जो कान है वो इन वेव्स के परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि एंगल्स के साथ बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो ये जो साउंड एनर्जी पास होगी किसी भी एरिया से इन यूनिट टाइम, इसको हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। अगर हम इसको थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहें तो हम चलिए कान नहीं लेते, हम कोई एक सरफेस लेते हैं, कोई भी एक सरफेस है जी हमारे पास। इस तरह की एक सरफेस आ गई है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 हमारे पास मीटर है, ठीक है। तो कुछ यूनिट एरिया का जिक्र किया है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड है, फ़र्ज़ करें ये बेल हमारे पास कुछ भी है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है जी। यहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि जाके इस मीडियम के साथ टकरा रही हैं, इस सरफेस से गुजर रही हैं और इस सरफेस के साथ एंगल बना रही हैं 90 डिग्री का। मतलब कि ये जो सरफेस है वो उसके परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। तो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में जो एनर्जी यहाँ से पास होगी थ्रू अ यूनिट एरिया, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर थ्रू अ यूनिट एरिया हेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, ये हमने इसको उसके 90 डिग्री के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इस ये जो एनर्जी अपनी लगाएगी, ये जो साउंड वेव यहाँ से जाके इस सरफेस के ऊपर एनर्जी जो कंज्यूम करेंगी या एनर्जी जो इसको प्रोवाइड करेंगी, उसको हम कहेंगे उसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ा? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया टाइम, थ्रू अ यूनिट एरिया, ये हमारे पास क्या हो गया एरिया। आगे जो भी हेड पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये जो एनर्जी है इसका हमारे पास यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का यूनिट हमारे पास यूनिट क्या होता है सेकंड, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है जूल पर सेकंड, ये हमारा किसके इक्वल होता है वाट की, और नीचे हमारे पास क्या है मीटर स्क्वायर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड उसका यूनिट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लाउडनेस और इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। थैंक यू।